मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के प्रकरण में अपने ही आदेश को पलटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के प्रकरण में जो अप्रैल 2025 में दो जजों के बेंच ने फैसला दिया था, उसको कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पलट दिया है। ये महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद था। और चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, तमिलनाडु के प्रकरण क्या था? आप पूछेंगे तमिलनाडु के प्रकरण क्या था? तमिलनाडु के प्रकरण ये था कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। आप लोगों ने सुना होगा कि तमिलनाडु के विधानसभा ने, सरकार ने 8 विधेयक पास किया, जिसको राज्यपाल ने अनुमति के लिए लंबे समय तक लंबित रखा और उसको 8 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास रेफर किया। उसमें से एक विधेयक को राष्ट्रपति की यहां से अनुमति मिली, बाकी को नहीं मिली। तो तमिलनाडु ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट से ये याचना किया कि राज्यपाल के द्वारा तमिलनाडु के किसी भी विधेयक को बिना वजह के लंबित रखा जाता है। ये तमिलनाडु सरकार का कहना है। और उसमें लंबे समय तक 2 जजों की बेंच ने सुनवाई किया और अप्रैल 2025 में आदेश पारित किया, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को 3 महीना से अधिक अपने पास रोक के नहीं रख सकते हैं और राज्यपाल भी 1 महीना से अधिक किसी भी विधेयक को अपने पास रोक के नहीं रख सकता। और उस आदेश में यह भी उल्लेखित था कि अगर 1 महीना और 3 महीना में राष्ट्रपति और राज्यपाल ने विधेयक को अनुमति नहीं दिया तो वो सो मोटो अनुमति माने जाएंगे। ये बहुत विवाद का कारण बना था। फिर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, जिसमें भारत संघ के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के जो अधिकार हैं वो निहित है एक अनुच्छेद 143 के तहत। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के तहत 14 प्रश्न पूछा राष्ट्रपति ने और उस 14 प्रश्न में राष्ट्रपति ने ये माना कि जो 2 जजों की बेंच ने जो आदेश पारित किया है संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, जिसमें संविधान में व्यवस्था है कि कोई विधेयक को राज्य सरकार या राज्य के व्यवस्थापिका, जिसमें राज्य के विधानसभा और विधान परिषद
या भारत के कई राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में विधान परिषद और विधानसभा मिल के राज्य के व्यवस्थापिका बनती है, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है और विधानसभा ही राज्य के व्यवस्थापिका है। तो कोई भी राज्य के व्यवस्थापिका द्वारा जो विधेयक पास होती है, वो राज्य के राज्यपाल के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति के लिए भेजा जाता है, और गवर्नर को, राज्यपाल को विवेकाधिकार है कि उस विधेयक को अनुमति प्रदान करें या कुछ टिप्पणियों के साथ राज्य के व्यवस्थापिका को वापस कर दें, या राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए भेजें। तमिलनाडु के प्रकरण में जो 8 विधेयक थे, उन 8 विधेयकों को राज्यपाल ने अपने पास लंबित रखने के बाद राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए भेजा, और राष्ट्रपति ने एक विधेयक को अनुमति प्रदान किया, बाकी को वापस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जो अभी 5 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच ने पलट दिया, उसमें देखेंगे कि एक पक्षीय निर्णय, जिसको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी माना है, कि राज्य के स्थिति को ही कंसीडर करते हुए आदेश पारित किया, और उस आदेश में राज्यपाल को 1 माह के अंदर किसी भी विधेयक को अनुमति प्रदान करना था, और राष्ट्रपति को राज्य के किसी भी विधेयक को 3 माह के अंदर अनुमति प्रदान करना था। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि कोई राज्य सरकार या राज्य के व्यवस्थापिका अगर ऐसे विधेयक पास कर देता है जो संविधान में निहित मूलभूत विधि के विपरीत हो। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे तमिलनाडु में डीएमके की गठबंधन की सरकार है, और डीएमके ने अभी कई ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है, नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषीय फार्मूला लगभग हर राज्यों को मानना है, ये विधेयक में व्यवस्था है। तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम त्रिभाषीय फार्मूला नहीं मानेंगे, न एक भाषा के रूप में तमिलनाडु के शिक्षा व्यवस्था में हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कई कदम हैं तमिलनाडु के जो संविधान के अनुरूप नहीं है, और भारत के एकता और अखंडता के भी विपरीत हैं। इसको आप सब जानते हैं। डीएमके के पॉलिटिकल एजेंडा आज 70 साल से रही है हिंदी का विरोध करना, और संविधान में निहित राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जो नीति है उसके विरोध करना, और उस नीति के विरोध करते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये डीएमके की नीति रही है शुरू से। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के जो बेंच है, जिसने निर्णय दिया कि
राज्यपाल को 1 महीना में और राष्ट्रपति को 3 महीना में किसी भी विधेयक को अनुमति प्रदान करनी होगी, और 1 महीना और 3 महीना में राज्यपाल और राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान नहीं किया विधेयक को, तो वो सो मोटो अनुमोदित और अनुमति मानी जाएगी। ये तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाली बात थी, जिसको अभी संवैधानिक पीठ के 5 जजों की बेंच ने भी माना कि भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेकाधिकार जो संविधान में निहित है अनुच्छेद 200 के तहत, स्पष्ट रूप से कहा, और इस आदेश को, 2 जजों की बेंच की आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। यहां पे पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल के जो इंटरवेंशन था, ये जो रिफरेंस केस में 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की, उसमें उनकी आपत्ति ये थी कि रेफरेंस के तहत किसी आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलट दी जाती है तो एक गलत परंपरा स्थापित होगी। हालांकि जो इंटरवेंशन था पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब के, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अस्वीकार कर दिया और उस आदेश को पलट दिया। यहां पे ये अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है, तो उसमें रेफरेंस क्या होता है, इसको साधारण भाषा में ये मान सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के राष्ट्रपति को अगर किसी आदेश में, सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश में लगता है कि जो संविधान में निहित मूलभूत वैधानिक स्थिति है उसकी अवहेलना करते हुए कोई आदेश पारित करता है सुप्रीम कोर्ट, तो रेफरेंस के तहत राष्ट्रपति को प्रश्न करने का अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने 14 क्वेश्चन पे स्पष्टीकरण चाहा था, रेफरेंस चाहा था, और उसी रेफरेंस के 14 प्रश्नों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 5 जजों की पीठ बनाया, जिसने 2 जजों की बेंच के आदेश को पलट दिया। यहां पे जो समय सीमा निर्धारित किया था 2 जजों के बेंच ने, उसको तो पूर्ण रूप से असंवैधानिक डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, कल जो फैसला आया है उसमें, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि कोई राज्यपाल बहुत लंबे समय तक संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी राज्य सरकार के विधेयक को लंबे समय तक लंबित रखता है और
उसको अनुमति प्रदान नहीं करता है, उस स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक सीमित दायरा में उसकी सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सुनवाई ही नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक सीमित वैधानिक दायरे में। और हेल्दी प्रोसीजर भी है भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए कि किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में जो किसी व्यक्ति को या किसी राज्य सरकार को या किसी इंस्टीट्यूशन को लगता है कि ये संविधान के मूलभूत भावना के विपरीत है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है और एक मर्यादित संवैधानिक दायरे के तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकती है और उसमें अपना रिव्यू और अभिमत दे भी सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 200 के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक को अनुमति प्रदान करने के लिए समय सीमा, जो विवेकाधिकार है भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के मूलभूत ढांचा के अंतर्गत आता है, जो विवेकाधिकार दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति को, तो उस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय एक सीमा में, एक टाइमलाइन में बांध नहीं सकती। लेकिन अननेसेसरी कोई राज्यपाल लंबे समय तक किसी राज्य के विधेयक को लंबित रखता है, उस स्थिति में एक संवैधानिक दायरे के अंतर्गत, सीमित दायरे में सुप्रीम कोर्ट उसमें रिव्यू कर सकती है, सुनवाई कर सकती है और अपनी जजमेंट, आदेश भी दे सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्पष्ट की है और ये आदेश संविधान की भावना, संविधान की स्पिरिट और संविधान की जो मर्यादा है उसी के अनुकूल है। जो 2 जजों के बेंच के आदेश को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं भी मानता हूं कि ये सही है और हेल्दी प्रोसीजर के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई के अधिकार है ये भी जरूरी है। एक भारत जैसे मजबूत और बड़े लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की जो सुनने का अधिकार है वो रहनी चाहिए और जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि राज्यपाल क्या कारण है जो विधेयक को अनुमति नहीं दे रहा है। लेकिन 2 जजों की जो बेंच की जो ऑर्डर थी वो तो संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उसके विपरीत थी। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया, एक जो ऐसे राज्य जो भारत के एकता, अखंडता और भारत के एकता, अखंडता जो संविधान द्वारा मर्यादित की गई है उसके विपरीत जाके कोई विधेयक पास करती है। जैसे तमिलनाडु में मैं डीएमके के बारे में बताया कि हिंदी के बारे में उस पर क्या नीति रही है, राष्ट्रीय एकता के बारे में क्या नीति रही है और हिंदी जैसे जो
भारत की एक समावेशी और देश में अधिकांश राज्यों द्वारा स्वीकृत भाषा के खिलाफ उसकी राजनीतिक कारणों से जो भावना है, तो उसके अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगी कि एक राज्य का विधेयक है, चाहे वो संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, उसको राज्यपाल या राष्ट्रपति 1 महीना और 3 महीना में अनुमति प्रदान करें, और नहीं करें तो सो मोटो अनुमति मानी जाएगी। ये दुर्भाग्यजनक फैसला थी। और भारत में कई ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नीतियों की, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की नीतियों की मैं बोल रहा हूं, जो संविधान द्वारा मर्यादित है, उसके विरोध में कार्य करते हैं और उससे वोट लेके सत्ता में आते हैं। जैसे डीएमके है और कई पार्टियां हैं जो आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण देके बताया। ऐसे राज्य सरकार, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी द्वारा स्थापित राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक, हमें नहीं मान सकते कि वो हर विधेयक संविधान के मर्यादा के अनुकूल होंगे, जिनके पॉलिटिकल एजेंडा है हर नीति में। तो अभी जो संवैधानिक बेंच ने 5 सदस्यों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया है, कल आया है, अनुच्छेद 200 और राष्ट्रपति के रिफरेंस के बारे में, वो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा फैसला और संविधान के मर्यादा के अनुकूल और एक प्रगतिशील फैसला है। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।